नमस्कार। आवाज आ रही है बच्चे सभी लोगों को? ऑल गुड, ऑल वेल? ठीक है, चल शुरू करते हैं बच्चे सेशन के साथ। तो ये जो बच्चे हमारा सेशन है, आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हो। मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है। मतलब कंसेप्चुअली इतना बढ़िया है ना, इतनी सारी चीजें हैं इसमें बताने के लिए, और इतना प्रैक्टिकल है कि हमेशा से सिंस द वेरी अर्ली डेज जब मैं एलएलबी कर रहा था, तो अगर आप मुझसे पूछो कि आईपीसी के अंदर मेरे को सबसे टॉपिक पसंद कौन सा था, तो यही था जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज। बच्चे आज हम लोग एक नई शुरुआत करने वाले हैं। आपको याद होगा हमने कुछ हफ्तों पहले हमने एक नए टॉपिक की शुरुआत करी थी, और वो थे ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी। याद होगा आपको, सेक्शन 299 से लेके ये पूरी चर्चा हमने करते करते अपनी लास्ट क्लास में सेक्शन 377 के साथ खत्म करी। तो वो जो सारे ऑफेंसेस थे, मर्डर, डाउरी डेथ, हर्ट, ठीक है, रेप, वो सारे ऑफेंसेस, दे वर द ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, आपके शरीर के खिलाफ थे। अब आज के सेशन से जो हम नया सफर शुरू करने वाले हैं, ये होंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, और ये है बच्चे हमारा चैप्टर नंबर 70। और ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी की जब मैं बात करता हूं, तो सबसे पहला अपराध, और जो सबसे मजेदार भी है, वो अपराध है बच्चे थेफ्ट का। देखो थेफ्ट, वैसे अगर आप कंपेयर करो उसके कल्पेबिलिटी के आधार पर, उसकी सीरियसनेस के आधार पर, तो बहुत ज्यादा सीरियस अपराध नहीं है। पर अगर कंसेप्चुअलिटी के लेवल पे अगर कंपेयर करोगे थेफ्ट के अपराध को बाकी के अपराधों से, तो थेफ्ट कहीं आगे है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही मजेदार है और बहुत ही दिमाग वाला है। मैच्योरिटी चाहिए आपको, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले शुरुआत करेंगे बेसिक, सेक्शन 378 से शुरुआत करेंगे, थेफ्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद सेक्शन 378, 379, 380, 381 और 382, ये जो 5 सेक्शंस हैं, दे आर द ग्रुप ऑफ थेफ्ट वाला ऑफेंस। तो इस 5 सेक्शंस के ग्रुप को हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वंस वी आर डन विद इट, फिर हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। थेफ्ट से जुड़ा हुआ है बट डिफरेंट है, और वो कॉन्सेप्ट है एक्सटॉर्शन का। सेक्शन 383 से उसकी शुरुआत होती है, एंड इट गोज अप टिल लाइक 389। तो इस सेशन के अंदर और नेक्स्ट सेशन के अंदर मेरा एम यही है कि इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कवर करेंगे। हाँ, पर मैं रश रश नहीं करूंगा, आराम से समझाता हुआ चलूंगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए दोनों ही जगह। पहले सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 378 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थेफ्ट को समझने के लिए, 383 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सटॉर्शन को समझने के लिए। बाकी तो सेक्शंस आपको समझ में आ ही जाते हैं अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लो बस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अब देखो थेफ्ट है, बहुत बेसिक रखूंगा, बिल्कुल एकदम ग्राउंडेड अप्रोच। पहले तो आपको अपने आप से पूछना है, व्हाट इज थेफ्ट? थेफ्ट को हम आमतौर पर हिंदी में बोल देते हैं चोरी। होता क्या है थेफ्ट? का मतलब क्या होता है? क्या होता है थेफ्ट में? जैसे मर्डर में हमको पता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देता है जानबूझकर, दैट इज मर्डर। रेप में हमको पता है कि अगेंस्ट द विल सेक्सुअल इंटरकोर्स है, दैट इज रेप। हर्ट को हमको पता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को दुख दर्द पहुंचा रहा है, चोट पहुंचा रहा है, हर्ट है। ये थेफ्ट क्या है? क्या आप इतनी आसानी से, जितनी आसानी से आपने मर्डर को डिफाइन कर दिया बिना किसी स्टैच्यूट की जरूरत के, रेप को डिफाइन कर दिया, हर्ट को डिफाइन कर दिया, क्या आप इतनी आसानी से चोरी को डिफाइन कर सकते हो? अगर आप सोचो तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? व्हाट इज थेफ्ट? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को ले लेना, किसी व्यक्ति की किसी चीज को ले लेना, फोन चुरा लेना, लैपटॉप चुरा लेना, दिस इज थेफ्ट। यही आपके दिमाग में आ रहा होगा। मतलब जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है दैट इज समवेयर कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को ले रहा है, यही तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। और इंप्लाइड है कि वो उसकी बिना परमिशन के ले रहा है, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो थेफ्ट की सिनेरियो है। ये जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस अपराध के बारे में बच्चे, बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। लीगली भी दीज आर दी वेरी बेसिक प्रीरिक्विजिट्स। आपको अगर थेफ्ट का ऑफेंस एस्टेब्लिश करना है, हमको यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए।
बस यही है कि आप यहाँ पे कानून की किताबों में पढ़ोगे तो बहुत बड़ी बड़ी भाषाएं लिखी होंगी, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल होगा, पर अगर मैं बेसिक लेवल पे बताऊं तो यही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बस कुछ पॉइंट्स पे क्लैरिफिकेशन देना है आपको, और कुछ भी नहीं है। जो आप समझते हो, जो आप पहले से जानते हो, आप बिल्कुल सही जानते हो, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, तो आ जाओ, बड़े ध्यान से सुनना रिक्वायरमेंट्स को, एसेंशियल प्रीरिक्विजिट्स को। पहली बात तो कोई भी व्यक्ति, अब वो वाला जमाना हमारा खत्म हो गया, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया, जो जेंडर सेंट्रिक ऑफेंसेस थे, रेप वगैरह। अब कोई भी व्यक्ति अपराधी हो सकता है और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपराध हो सकता है। तो हुएवर, इंपॉर्टेंट है कि क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस में हमको पता है वी नीड टू थिंग्स, एक्टर्स रियस मतलब एक्ट, और मेंस रिया, मेंस रिया मींस इंटेंशन। तो यहां पे भी हमको इंटेंशन चाहिए। इंटेंशन बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थेफ्ट के अंदर, क्योंकि इंटेंशन, कोई भी इंटेंशन से काम नहीं चलेगा। एक पर्टिकुलर टाइप की इंटेंशन चाहिए होती है थेफ्ट के लिए। यहीं से देखना बच्चे, यहीं से कॉन्सेप्ट की शुरुआत हो रही है। इंटेंशन चाहिए, जैसे मर्डर के लिए भी इंटेंशन चाहिए थी ना हमको, रेप के लिए भी, हर्ट के लिए भी हमको इंटेंशन चाहिए कानूनी अपराध करने के लिए। थेफ्ट में भी हमको इंटेंशन चाहिए, पर थेफ्ट में एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ की हमको इंटेंशन चाहिए, और वो क्या है? वो इंटेंशन है डिसऑनेस्टी की। आपको याद होगा हमने जब आईपीसी की शुरुआत करी थी, दूसरा या तीसरा लेक्चर रहा होगा, मैंने आपको पढ़ाए थे सेक्शन 200, सेक्शन 23, सेक्शन 23, जिसके अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझा था, बड़े प्यारे कॉन्सेप्ट्स थे। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, और डिसऑनेस्टली को हमने वहीं पे समझा था कि कोई भी व्यक्ति किसी चीज को डिसऑनेस्टली तब करता है जब वो उस कृत्य के माध्यम से अपना या किसी और व्यक्ति का रॉन्गफुल गेन करता है और किसी दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस करता है। रॉन्गफुल गेन करने का मतलब है किसी व्यक्ति का किसी फायदे को पाना जिसका वो हकदार नहीं है। रॉन्गफुल लॉस का मतलब है कि किसी व्यक्ति का नुकसान हो जाना जो नहीं होना चाहिए था। तो कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज को करता है अपने आप को या किसी दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन करने के लिए और किसी दूसरे व्यक्ति का रॉन्गफुल लॉस करने के लिए, उसको हम बोलते हैं कि वो उस काम को डिसऑनेस्टली कर रहा है। तो यहां थेफ्ट के अपराध के लिए आपको जो आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, दैट शुड बी द इंटेंशन टू एक्ट डिसऑनेस्टली। मतलब आपकी जो इंटेंशन होनी चाहिए वो अपना या किसी और व्यक्ति का रॉन्गफुल गेन करने का होना चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति का रॉन्गफुल लॉस करने का। ये आपका यही पेकुलर इंटेंशन चाहिए, और कोई इंटेंशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपकी इंटेंशन होनी चाहिए टू एक्ट डिसऑनेस्टली। इतना ही नहीं, एक और पेकुलरिटी है थेफ्ट के अपराध की, बड़ा स्पेसिफिक अपराध है बच्चे ये। यहां पे ये जो इंटेंशन है ना टू एक्ट डिसऑनेस्टली, ये होनी चाहिए केवल और केवल एक मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, एक चल प्रॉपर्टी के बारे में, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। अब देखो, मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हमने कई जगह पे पढ़ी है। हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर काफी अच्छी चर्चा करी थी इसके ऊपर, याद होगा आप लोगों को। मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी को हम मूव कर सकते हैं। इससे ज्यादा बेसिक डेफिनेशन क्या होगी? आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, दीज आर ऑल द कैटेगरीज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इस बात को आप हमेशा याद रखना कि जो थेफ्ट का अपराध है ये केवल और केवल मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में किया जा सकता है। कभी भी थेफ्ट, कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में नहीं हो सकता। आप एक मोबाइल चुरा सकते हो, आप एक पर्स चुरा सकते हो, आप एक सोने की चेन चुरा सकते हो, आप एक गाड़ी चुरा सकते हो, आप एक बाइक चुरा सकते हो, बट आप घर नहीं चुरा सकते, जमीन नहीं चुरा सकते। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक फर्क है।
और अब आती हैं बच्चे लीगल रिक्वायरमेंट्स कि इंटेंशन हो गई, टू एक्ट डिसऑनेस्टली हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में हो गई। पर अब होना क्या चाहिए? ये तो सारी दिमागी वाली चीजें हो गई ना, ये तो सब दिमाग के अंदर है। अब एक्टस रियस क्या है, करना क्या होगा? थेफ्ट करने के लिए करना क्या होगा? ये इंटेंशन तो दिमाग में हमारे। हमें अपराध करने के लिए इस मूवेबल प्रॉपर्टी को, जिसके बारे में हमारी इंटेंशन है, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को आउट ऑफ द पोजेशन लेके जाना होगा, किसी के कब्जे से बाहर लेके जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आउट ऑफ द पोजेशन, किसी के कंट्रोल से, किसी के संरक्षण से, किसी के पोजेशन से बाहर लेके जाना होगा। अब ये पोजेशन से बाहर लेके जाने का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये पोजेशन से बाहर ले जाने वाली बात है, क्या ये फिजिकल फैक्ट है या फिर लीगल फैक्ट? फिजिकल फैक्ट मतलब जैसे ये स्टाइलस मेरे हाथ में है, ऑब्वियसली मेरे पोजेशन में है, और ये मेरे फिजिकल पोजेशन में है, राइट? और आई एम द ओनर ऑफ इट, तो ये मेरे लीगल पोजेशन में भी है। लीगली मतलब ओनर नहीं भी हूं, बट मेरे पास लीगल अधिकारिकता है इस पेन को अपने पास रखने की, क्योंकि ये मेरा है या किसी ने मेरे को दिया है। सो हमको जो पोजेशन चाहिए यहां पर, जिससे बाहर जानी चाहिए, वो मूवेबल प्रॉपर्टी, इज इट द फिजिकल पोजेशन ऑफ द थिंग और इज इट द लीगल पोजेशन ऑफ द थिंग? यहां पर बच्चे फिजिकल पोजेशन मैटर्स। ये पेन मेरे पास है, अब ये किसी भी आधार पर हो मेरे पास फर्क नहीं पड़ता। अगर इस पेन को आप मेरे कब्जे से बाहर लेके जा रहे हो, दैट मीन्स आप थेफ्ट का अपराध कर रहे हो। अब ये मेरे कब्जे से बाहर ले जाने का मतलब क्या है? कब माना जाएगा मेरे कब्जे से बाहर है? जब मेरे हाथ से छीन के आप इसको इस कमरे से बाहर ले गए, इस घर से बाहर ले गए, इस कॉलोनी से बाहर ले गए, इस शहर से बाहर ले गए, इस देश से बाहर ले गए, या इस दुनिया से बाहर ले गए। कब माना जाएगा? एट व्हाट पॉइंट वुड इट बी कंसिडर्ड टू बी आउट ऑफ पोजेशन? कब माना जाएगा कि अपराध पूरा हो गया है? जब वो कमरे से बाहर होगा, घर से बाहर होगा, कॉलोनी से बाहर होगा, कि देश से बाहर होगा? इट इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो इसका कोई आंसर नहीं है। इसका एक सिंपल सा टेस्ट है। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इस पेन के ऊपर से अपना कंट्रोल खो दूंगा, इस पेन के ऊपर से मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा, दैट वुड बी कंसीडर्ड टू बी द पॉइंट, जो मेरी जब माना जाएगा कि वो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो आउट ऑफ माय पोजेशन हो गई है। सो एज सुन एज आई लूज कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी, वो मेरे आउट ऑफ पोजेशन मानी जा सकती है। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी मेरे से कितनी दूर है या कितनी नजदीक है। दूरी निर्धारित नहीं करती कि वो आउट ऑफ पोजेशन मानी जाएगी या नहीं। मेरा कंट्रोल उस प्रॉपर्टी के ऊपर निर्धारित करता है कि वो मेरे आउट ऑफ पोजेशन है या नहीं। अगर मेरा कंट्रोल है अभी भी उस प्रॉपर्टी के ऊपर, चाहे वो कितनी भी दूर हो, वो मेरे पोजेशन में ही है। और अगर मेरा कंट्रोल नहीं है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, भले ही वो मेरे बराबर में हो, तो मेरे पोजेशन में वो नहीं है। अभी इसको समझेंगे आगे, बट अभी समझो कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी आउट ऑफ पोजेशन। ठीक है? तो इंटेंशन होनी चाहिए टू एक्ट डिसऑनेस्ट, इंटेंशन होनी चाहिए टू एक्ट डिसऑनेस्टली होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में होनी चाहिए, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को आउट ऑफ द पोजेशन में लेके जाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, इनफैक्ट जो ट्रिगर पॉइंट है, ये आउट ऑफ द पोजेशन की वजह से हम इसको थेफ्ट नहीं कह रहे, हम इसको अपराध घोषित नहीं कर रहे। इसको अपराध घोषित किया जा रहा है क्योंकि ये जो आउट ऑफ द पोजेशन लेके जाने वाली बात है ना, ये हो रही है उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना।
मतलब जिस व्यक्ति के पोजेशन से आप बाहर लेके जा रहे हो उसकी बिना परमिशन के लेके जा रहे हो। अगर ये पेन है, कोई मेरे से पूछ के, मेरे से मांग के लेके जा रहा है, भले ही मेरे कंट्रोल से बाहर लेके जा रहा है, मुझे नहीं पता कि वो वापस मिलेगा भी नहीं मिलेगा, पर वो अगर मुझसे पूछ के लेके जा रहा है, मेरी कंसेंट से लेके जा रहा है, तो थेफ्ट नहीं है। इट इज वेरी एसेंशियल कि वो जो टेकिंग आउट ऑफ द पोजेशन है, दैट हैज टू बी विदाउट द पर्सन्स कंसेंट, विदाउट द पर्टिकुलर पर्सन्स कंसेंट। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि ये जो पर्सन्स कंसेंट लिखी है, किसकी कंसेंट महत्वपूर्ण है? उस व्यक्ति की कंसेंट महत्वपूर्ण है जिसके पास पोजेशन है उस प्रॉपर्टी का, और जिसके पोजेशन से प्रॉपर्टी को बाहर लेके जाया जा रहा है, या फिर उस व्यक्ति की कंसेंट महत्वपूर्ण है जो शायद उस प्रॉपर्टी का मालिक है। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन मेरा नहीं है, आई एम नॉट द ओनर ऑफ इट। ये पेन फॉर एग्जाम्पल मेरी वाइफ का है, बट ये पेन मेरे पास है। अब कोई व्यक्ति अगर इस पेन को लेके जा रहा है, तो उसको किसकी कंसेंट होने की वजह से वो थेफ्ट का अपराध नहीं बनेगा। अगर उसके पास मेरी कंसेंट है तो वो थेफ्ट नहीं बनेगा, या फिर अगर उसके पास मेरी वाइफ की कंसेंट है तो वो थेफ्ट ही नहीं बनेगा। मतलब किसकी कंसेंट नहीं ली होनी चाहिए फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। तो यहां पे बच्चे हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जो थेफ्ट का अपराध है ना, वो अपराध है अगेंस्ट द पोजेसर ऑफ द प्रॉपर्टी। थेफ्ट का जो अपराध होता है उस व्यक्ति के खिलाफ होता है जिस व्यक्ति के पास उस प्रॉपर्टी का कब्जा है, ना कि उस व्यक्ति के खिलाफ जिस व्यक्ति के पास उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, मतलब मालिकाना हक है। फिर से बोल रहा हूं, थेफ्ट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द पोजेसर ऑफ द प्रॉपर्टी, नॉट द ओनर ऑफ इट। ऐसा भी हो सकता है कि जिसके पास पोजेशन है वो मालिक भी है, बट डजंट मैटर। what matters for our present consideration is कि वो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो उसके पोजेसर की ओनरशिप से बाहर जा रही है, एंड दैट इन इटसेल्फ इज सफिशिएंट। फॉर दैट रीजन, इसी वजह से जो कंसेंट भी होना या ना होना महत्व रखती है, वो महत्व रखती है इन रिलेशन टू दैट पोजेसर ओनली, इन रिलेशन टू दैट पोजेसर ओनली। इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आखिरी रिक्वायरमेंट, द वेरी लास्ट रिक्वायरमेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंटरेस्टिंग भी है, इसको समझने में सबसे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। ये जो व्यक्ति है जो डिसऑनेस्टली इंटेंशन के साथ मूव कर रहा है प्रॉपर्टी को आउट ऑफ द पोजेशंस विदाउट द पर्सन्स कंसेंट, ये जरूरी है कि ये व्यक्ति उस मूवेबल प्रॉपर्टी को जिसको वो आउट ऑफ द पोजेशन लेके जा रहा है, उस प्रॉपर्टी को मूव करे। मूव करे, मूव करने का मतलब है हिलाए उसको, चेंज करे उसकी पोजीशन को, उसकी फिजिकल पोजीशन को चेंज करे। मूविंग ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द वेरी एसेंशियल प्रीरिक्विजिट्स। इसके एब्सेंस में बात नहीं बनेगी। ये बात बिल्कुल सही है, टेकिंग आउट ऑफ द पोजेशन और ये जो मूवमेंट वाली सिचुएशन है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई हैं, क्योंकि 99.99% केसेस में इट इज इम्पॉसिबल टू टेक आउट ऑफ द पोजेशन बिना उसको मूव करे। मूव करोगे तभी तो आउट ऑफ द पोजेशन लेके जाओगे। पर बच्चे याद रखना, ये दोनों सेपरेट रिक्वायरमेंट्स हैं, दोनों सेपरेट रिक्वायरमेंट्स हैं। ना ही केवल मूव करने से थेफ्ट हो जाएगा, ना ही केवल आउट ऑफ द पोजेशन लेने से थेफ्ट हो जाएगा। दोनों को एग्जिस्ट होने चाहिए। देयर मस्ट बी मूविंग with the intention to take it out of the possession.
और एक और मैं आपको बात बताता हूं, थेफ्ट का अपराध करने के लिए ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स हमने पढ़ी हैं, ये सारी की सारी एसेंशियल हैं। इनमें से अगर एक भी एब्सेंट होगी तो थेफ्ट का अपराध हो ही नहीं सकता है। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। थेफ्ट के लिए हमको क्या क्या चाहिए? थेफ्ट के लिए हमको सबसे पहले नंबर पर इंटेंशन चाहिए, और यहीं लिख दे रहा हूं, अलग से नहीं लिख रहा हूं। इंटेंशन टू एक्ट डिसऑनेस्टली, ठीक है। डिसऑनेस्टली वाली इंटेंशन होनी चाहिए। डिसऑनेस्टली वाले का मतलब कहां से समझोगे? सेक्शन 23 से। सेक्शन 23 के अंदर डिफाइन किया गया है व्हाट डज इट मीन टू कॉज रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड व्हाट डज इट मीन टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, ठीक है। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस जो बंदा करता है वो माना जाता है कि वो डिसऑनेस्टली एक्ट कर रहा है। तो इंटेंशन होनी चाहिए डिसऑनेस्टली एक्ट करने के लिए, ठीक है, जो बात यहां पे कही गई है। दूसरा स्टेट रिक्वायरमेंट है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो वो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इट कैन नॉट बी, द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट कैन नॉट बी कमिटेड अगेंस्ट द इमूवेबल प्रॉपर्टी। वेरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट, वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो आउट ऑफ पोजेशन जानी चाहिए। और यहां पे कहने की बात नहीं है, फिर भी लिख दे रहा हूं, आउट ऑफ पोजेशन। किसके आउट ऑफ पोजेशन? पोसेसर के, जिसके पास कब्जा है, वो मालिक है या नहीं डजंट मैटर। पोजेसर के आउट ऑफ पोजेशन में जानी चाहिए, और बिना कंसेंट के विदाउट कंसेंट जानी चाहिए। अब फिर से कहने वाली बात नहीं है, पर फिर से लिख दे रहा हूं कि कंसेंट किसकी मैटर करेगी? उसी की, पोजेसर की। कि पोजेसर की बिना कंसेंट के उसकी पोजेशन से बाहर जानी चाहिए। और आखिरी में देयर हैज टू बी दी मूवमेंट, प्रॉपर्टी मूव होनी चाहिए। यहां पे बच्चे मूव का सिंपल सा मतलब है टू चेंज द फिजिकल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। मूव के लिए ये नहीं चाहिए कि वो 1 किलोमीटर चली जाए या 500 मीटर चली जाए या 5000 किलोमीटर चली जाए। दिस इज मूविंग। If the consequence of this is to take the property out of the possession of someone, this is sufficient. केवल इतना कर देना मूवमेंट माना जा सकता है। और अगर इसका प्रभाव यह है कि पोजेसर की पोजेशन से बाहर जा रही है प्रॉपर्टी, इतना काफी है, इतना काफी है, ठीक है। तो थेफ्ट का अपराध करने के लिए these are the basic requirements जो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, and they all must coexist, all must coexist at the same time, तभी थेफ्ट का अपराध पूरा होता हुआ माना जाएगा। अब ये तो बच्चे थेफ्ट का हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है, इसी बात की व्याख्या करेंगे प्रैक्टिकल सिनेरियो में। पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेनेशन है। देखो जैसे पेन है, लैपटॉप है, मोबाइल है, गाड़ी है, बाइक है, दीज आर ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई डाउट नहीं होता, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। पर कुछ प्रॉपर्टी का ऐसा नेचर होता है जो चेंजेबल होता है, विच इज नॉट ऑफ परमानेंट नेचर। अब जैसे घर है वो तो इमूवेबल है यार, अब जैसे मोबाइल है वो तो मूवेबल है यार, बुक है मूवेबल है यार। बट कुछ प्रॉपर्टीज होती है हु मे चेंज देयर नेचर। जैसे पेड़, ट्री, कोई भी ट्री जब तक वो लगा हुआ है जमीन पर, लैंड में लगा हुआ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। एंड एज सून एज यू कट दैट ट्री, जैसे ही उसको काट दोगे उसकी जो लकड़ी होगी वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। तो ऐसी सिचुएशन के बारे में ये एक्सप्लेनेशन 1 बनाया गया कि कोई भी चीज जब तक वो जमीन से जुड़ी हुई है, अर्थ से जुड़ी हुई है, वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में गिरेगी, मूवेबल की भी तो डेफिनेशन में नहीं गिरेगी। नहीं, आप टीपीए याद रखो, टीपीए की डेफिनेशन याद रखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होती है एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट इज अटैच्ड टू द अर्थ, दैट इज एम्बेडेड टू द अर्थ। तो हर वो चीज जो जमीन से जुड़ी हुई है, हर वो चीज जो जमीन में धसी हुई है, वो सब इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाती है।
और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उनके बारे में थेफ्ट नहीं हो सकता। पर अगर ये जो प्रॉपर्टी है जो अटैच टू द अर्थ है या एम्बेडेड टू द अर्थ है, अगर ये इनका जो कनेक्शन है अर्थ के साथ, जमीन के साथ, अगर उसको तोड़ दिया जाता है, सीवियर कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, जैसे पेड़ को काट देना, तो उसी पॉइंट पर वो सब्जेक्ट मैटर बन जाती है थेफ्ट का, क्योंकि उनका नेचर इमूवेबल प्रॉपर्टी से मूवेबल बन जाता है। कोई पेड़ वाला एग्जांपल आप रख लो कि पेड़ जब तक लगा हुआ है जमीन पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको आप नहीं चुरा सकते, और जैसे ही आपने उसको आरी से काटा, जैसे ही वो कटा, वैसे ही वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, और अब उसकी लकड़ी को चुरा के ले जाओगे, आप थेफ्ट कर रहे हो। ठीक है। दूसरा एक्सप्लेनेशन देखो, दूसरा एक्सप्लेनेशन बड़ा मजेदार है। दूसरा एक्सप्लेनेशन वो जो मूवमेंट वाली रिक्वायरमेंट है कि आपको प्रॉपर्टी को मूव करना पड़ेगा, उसके बारे में है। यहां पे बोला जा रहा है कि कई बार ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की नेचर की है, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वो अटैच्ड है, किसी चीज से अटैच्ड है, अर्थ से अटैच्ड है। तो अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी को अलग कर रहे हो अर्थ से, और जिस एक्ट से आप अलग कर रहे हो, जिस तरीके से आप अलग कर रहे हो उसे अर्थ से, उसी की वजह से वो प्रॉपर्टी मूव भी हो जा रही है, तो एक ही साथ दोनों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाती है। कौन सी दोनों रिक्वायरमेंट? प्रॉपर्टी का मूवेबल होना और प्रॉपर्टी का मूव होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मानो एक ढलान है, थोड़ी सी रोड ऐसी ढलान टाइप की रोड है, ऊंची नीची सी रोड है। अब उस ऊंची नीची सी रोड पे फॉर एग्जाम्पल कोई जनरेटर है, जिसमें नीचे पहिए लगे हुए हैं, बड़ा वाला जनरेटर है, जनरेटर समझते हो, जनरेटर है उसमें नीचे पहिए लगे हुए हैं, उसको फिक्स कर रखा है जमीन पे, बोल्ट वगैरह से फिक्स कर रखा है, जाली वाली लगा रखी है। चोर आता है, उस जाली वाली को हटाता है, वो जो नट्स लगे हुए हैं जिससे वो रुका हुआ है, चेन वगैरह है, उन सबको खोल देता है। जैसे ही वो आखिरी नट निकालता है, ढलान होने की वजह से जनरेटर अपने आप मूव हो जाता है अपनी जगह से। तो वो जो आखिरी नट निकाला, उस एक्ट की वजह से थेफ्ट की दो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हुई एक साथ। एक तो वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी बना हुआ था जनरेटर, क्योंकि वो अटैच था अर्थ से, वो मूवेबल बन गया, और वो आखिरी नट निकालने की वजह से, क्योंकि वो जनरेटर आगे बढ़ गया ढलान होने की वजह से, तो वो मूव भी हो गया। तो दो रिक्वायरमेंट्स एक साथ सेटिस्फाई हो सकती हैं अगर जिस तरीके से आप सीवियरेंस कर रहे हो, अलग कर रहे हो किसी प्रॉपर्टी को फ्रॉम दी अर्थ, उसकी वजह से उसका मूवमेंट हो रहा है। तो आप ये जनरेटर वाला एग्जांपल को याद रख सकते हो। ठीक है। फिर आता है एक्सप्लेनेशन नंबर 3। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 भी बड़ा मजेदार है। ये भी मूवमेंट वाले के बारे में ही है, जो मूवमेंट वाली रिक्वायरमेंट है ना, इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है मूवमेंट वाली, उसी को फर्दर एक्सप्लेन करता है। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का मूवमेंट करवाने के पीछे वजह बन रहा है क्योंकि वो किसी ऐसी चीज को हटा रहा है जिससे वो चीज रुकी हुई है, या फिर किसी ऐसी चीज को हटा रहा है जिससे वो बंधी हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में भी उसके इस एक्ट से वो दोनों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाती हैं। वो प्रॉपर्टी इमूवेबल से मूवेबल भी बन जाती है, और क्या हो जाता है, उसका मूवमेंट भी हो जाता है। ठीक है। देखो दो सिचुएशन, देखो दो, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर, इमेजिन इमेजिन इमेजिन, आप वो देखा है वो जो ठेला होता है, ठेले पे हम लोग सब्जी वगैरह बेचते हैं, जो आप मार्केट वगैरह में उसके 4 पहिए होते हैं ऐसे करके। मानो कोई एक घर है, किसी गरीब आदमी का घर है, उसके घर के बाहर उसका जो वही ठेला है जिसपे वो बेचारा रोज सब्जी बेचता है, उसने उस ठेले को रखा हुआ है, वो ठेला मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब वो उसका घर भी मानो ढलान वाली स्थिति में है, और उसने उस ठेले के आगे थोड़े दो बड़े बड़े, उसके टायर्स के आगे दो बड़े बड़े पत्थर लगा रखे हैं, जिससे वो ठेला ढलान की वजह से मूव ना हो। राइट। अब कोई व्यक्ति क्या करता है, उस ठेले को नहीं छू रहा,
कि उस ठेले को पकड़ के ऐसे मूव कर रहा हो या लेके जा रहा हो, ऐसा नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है, वो जो पत्थर लगे हुए हैं जो उस ठेले को मूव होने से रोक रहे हैं, उन पत्थर को हटा दे रहा है, उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटा दे रहा है जिससे वो मूवमेंट रुकी हुई है। उनको हटाने की वजह से क्या हो रहा है, ठेला मूव हो रहा है। तो ये जो मूव हुआ ठेला, भले ही ठेले को हमने टच भी नहीं किया, दिस इज सफिशिएंट। ये हमारे थेफ्ट की मूवमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो अगर व्यक्ति इसको कर रहा है और इसका प्रभाव उस ठेले को आउट ऑफ द पोजेशन ले जाना है और ये बिना कंसेंट के अगर हो रहा है तो ये थेफ्ट है। या फिर मानो यही ठेला उस बेचारे गरीब आदमी ने रस्सी से या फिर किसी लोहे की चेन से बांध रखा है अपने घर की खिड़की से, एक ऐसा करके उसने रस्सी डाला हुआ है और ठेले को बांध रखा है। तो कोई व्यक्ति उस ठेले को नहीं टच कर रहा, वो क्या कर रहा है, उस रस्सी को काट दे रहा है। और उस रस्सी के कटने की वजह से क्या हो रहा है, वो जो ठेला है वो आगे मूव हो जा रहा है। सो दिस इज अगेन अ सेटिस्फेक्शन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ मूवमेंट। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के अंदर दोनों सिचुएशंस एक साथ आ सकती है, जैसे प्रॉपर्टी का सीवियर होना मतलब उसका नेचर बदलना और मूवमेंट होना। यहां पे एक्सप्लेनेशन नंबर 3 के अंदर क्या हो रहा है कि मूवमेंट हो रहा है विदाउट इवन टचिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स टू दैट प्रॉपर्टी। सिंपली कैसे हो रहा है, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन को हटा के या किसी भी चीज से जिससे भी वो कनेक्टेड है उसको हटा के, उसको रिमूव करके या उसको कट करके जो मूवमेंट हो रहा है, दैट इज बिकॉज यू आर दी वेरी रीजन। यहां पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने फोर्स अप्लाई की नहीं की उस प्रॉपर्टी को मूव करने के लिए। यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मूवमेंट हुआ प्रॉपर्टी का, उसके पीछे आप वजह थे, यू वर द रीजन। जैसे मानो आप व्यक्ति हो, आपकी पूरी इंटेंशन है उस ठेले को चुराने की, आप उस ठेले को चुराना चाहते हो, आपकी पूरी इंटेंशन है, आप वहां पे उस पूरी तैयारी से पहुंचते भी हो। पर जब आप वहां पहुंचते हो तो मानो बहुत तेज हवा चलने लगती है, तेज हवा की वजह से वो जो पत्थर लगे हुए हैं वो हट जाते हैं और वो जो ठेला है वो मूव हो जाता है। तो यहां पे थेफ्ट नहीं हुआ, डिस्पाइट द फैक्ट आपकी इंटेंशन थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि उस ऑब्स्ट्रक्शन के हटने की वजह से वो ठेला आउट ऑफ द पोजीशन चला गया मालिक के, फिर भी वो थेफ्ट नहीं हुआ। बिकॉज उस ऑब्स्ट्रक्शन हटाने के पीछे मतलब ठेले के मूवमेंट के पीछे यू वर नॉट द रीजन। गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू आर द रीजन फॉर द मूवमेंट। अब वो कैसे भी हो, चाहे वो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के थ्रू हो या फिर किसी ऐसे तरीके से हो। ठीक है, सो दिस इज द जस्टिफिकेशन जो एक्सप्लेनेशन नंबर 4 के अंदर आता है। फिर बच्चे एक्सप्लेनेशन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कंसेंट वाली बात है। जैसे मैंने आपको बताया कंसेंट इसका इस सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट है। अगर आप इन सारी चीजों को कर लोगे ना, इन सारी चीजों को कर लोगे पर विदाउट कंसेंट नहीं होगी अगर ये सारी चीजें, तो वो कभी थेफ्ट नहीं हो सकता। एब्सेंस ऑफ कंसेंट तो बच्चे होना ही होना चाहिए। ये जो एक्सप्लेनेशन नंबर 5 है इसी कंसेंट के टॉपिक को एक्सप्लेन करता है और इंक्लूड करता है दोनों प्रकार की कंसेंट, एक्सप्रेस कंसेंट भी और इंप्लाइड कंसेंट भी। जैसे एक्सप्रेस कंसेंट का आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि मेरा एक फ्रेंड है, उसके एग्जामिनेशंस आ रहे हैं और वो मेरे से बहुत टाइम से आईपीसी की कोई बुक मांग रहा था, बहुत टाइम से बेचारा मांग रहा था। तो एक दिन मैंने उसको फाइनली वो आईपीसी की बुक उसको दे दी। अब क्या होगा, इसकी वजह से क्या हुआ, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को उसने मूव किया है, वो आउट ऑफ द पोजेशन मेरे ले गया, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर ये थेफ्ट नहीं है बिकॉज वो प्रॉपर्टी मेरी कंसेंट से लेके गया है। और हो सकता है मैंने उसे दी भी ना हो, उसने मेरी परमिशन से उठा ली हो, मैंने बोला हो कि उस टेबल पे रखी हुई है ले लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल एक्सप्रेस कंसेंट का। पर मानो कोई व्यक्ति है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं और हम लोगों के बीच में ऐसा रिलेशन है कि कभी कभी मैं भी उसकी बुक उठा लाता हूं, वो भी मेरी बुक ले जाता है जरूरत पड़ने पर। एक दिन क्या हुआ कि मैं घर पे नहीं था, मैं मार्केट गया हुआ था, वो मेरे पीछे मेरे घर में आया
और क्योंकि उसे मैं नहीं मिला, उसको मेरे से कोई बुक चाहिए थी, उसने क्या किया, मेरी वो जो बुक उसे चाहिए थी मेरी टेबल पे पड़ी हुई थी, वो उस बुक को उठा के ले गया विदाउट आस्किंग मी। उसने मेरे को फोन नहीं किया, मेरे से पूछा नहीं, मेरे से कभी पहले मांगी भी नहीं, मैंने उसको कभी बोला भी नहीं कि वो बुक लेके जा तू, वो उस बुक को ले गया। तो ये जो सिनेरियो क्रिएट हुआ, ये थेफ्ट की डेफिनेशन में नहीं गिरेगा। क्यों? इसलिए नहीं कि वो मेरा दोस्त है, मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्त थेफ्ट नहीं कर सकता, दोस्त भी थेफ्ट कर सकता है। ये थेफ्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पे इंप्लाइड कंसेंट मान ली जाएगी। इंप्लाइड कंसेंट क्यों मान ली जाएगी? क्योंकि हम लोगों के बीच में रिश्ता ऐसा है, दोस्ती ऐसी है कि हम आमतौर पर एक दूसरे के साथ बुक्स एक्सचेंज वगैरह करते रहते हैं। तो इन दैट सिनेरियो जब वो व्यक्ति उस बुक को लेके भी जा रहा है, उसकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो उसको चुरा रहा है। ही इज सिंपली टेकिंग इट बिकॉज ही इज थिंकिंग कि उसके पास वो अथॉरिटी है एज अ फ्रेंड। ऐसा कितना हमारे दोस्त लोग करते हैं। तो वो थेफ्ट नहीं होता क्योंकि वहां पे इंप्लाइड कंसेंट वाली सिचुएशन हो जाती है। तो ये जो कंसेंट वाली परिस्थिति है, इट कैन ईदर बी एन एक्सप्रेस कंसेंट और इट कैन बी एन इंप्लाइड कंसेंट, दोनों ही काफी है। हाँ, पर ये है कि इंप्लाइड कंसेंट ऐसा नहीं है कि हर फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस में मान ली जाएगी। आपको नेचर ऑफ रिलेशनशिप दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी दोस्त उठा के किताब ले जाएगा तो मान लेंगे कि थेफ्ट नहीं है। नहीं नहीं, उसमें देखना पड़ेगा कि भाई जो प्रीवियस रिलेशनशिप है बिटवीन दी पार्टीज, क्या वो जस्टिफाई करता है इस बात को कि उसके पास इंप्लाइड ऑथोरिटी थी उस किताब को ले जाने की, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो दिस वाज द सिनेरियो, दिस वाज द डेफिनेशन जो हमारे थेफ्ट के अपराध की। अब आपको इसमें कई सारे इलस्ट्रेशन देखने को मिलेंगे, कई सारे हैं, उनको एक एक बार आपको सब पढ़ लेना। अगर किसी भी इलस्ट्रेशन में समझने में दिक्कत हो उसको मार्क कर लेना, मेरे को संडे को पूछ लेना। तो अगर मैं कंक्लूड करूं आप लोगों के सामने कि व्हाट इज थेफ्ट, तो बड़ा सिंपल सा है। थेफ्ट के लिए 5 रिक्वायरमेंट्स, मेरे साथ सभी लोग रिवाइज करेंगे, 5 रिक्वायरमेंट्स आपको दिखानी पड़ेंगी। सबसे पहली, देयर हैज टू बी इंटेंशन। और इंटेंशन कौन सी? टू एक्ट डिसऑनेस्टली। और डिसऑनेस्टली का मतलब कहां पे पाओगे? रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस का मतलब कहां पे पाओगे? सेक्शन 23। तो देयर शुड बी इंटेंशन टू एक्ट डिसऑनेस्टली। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। वंस यू सेटिस्फाई दिस कि इंटेंशन है रॉन्गफुल, मतलब इंटेंशन है डिसऑनेस्टली एक्ट करने की, फिर आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। दूसरी रिक्वायरमेंट, जिस प्रॉपर्टी के रिलेशन में ये इंटेंशन होनी चाहिए वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इट हैज टू बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की सिचुएशन नहीं होगी। ठीक है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका नेचर पहले कन्वर्ट होना चाहिए मूवेबल में, जैसे पेड़ को काटना, ट्री को काटना, ऐसा कुछ सिनेरियो होना चाहिए। तीसरा, आउट ऑफ द पोजेशन लेके जाना पड़ेगा। अगर सब कुछ रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है, प्रॉपर्टी मूवेबल है, इंटेंशन भी है डिसऑनेस्टली एक्ट करने की, पर अगर उसको आप आउट ऑफ द पोजेशन नहीं लेके जा रहे हो, आउट ऑफ द कंट्रोल नहीं लेके जा रहे हो, देन इट इज नॉट थेफ्ट। ये जो आउट ऑफ द पोजेशन आप लेके जा रहे हो, इट शुड बी, इट मस्ट बी रादर विदाउट द कंसेंट, बिना परमिशन के होना चाहिए, एक्सप्रेस और इंप्लाइड, बिना कंसेंट के होना चाहिए। और आखिरी, देयर शुड बी मूवमेंट, प्रॉपर्टी को मूव करता होना चाहिए थेफ्ट का अपराध करने के लिए। तो मूवमेंट, और ऐसा मूवमेंट विच हैज द इफेक्ट ऑफ टेकिंग द प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन, तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो होना चाहिए। वंस ऑल ऑफ दीज 5 रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड, हम ये बोल सकते हैं कि थेफ्ट का ऑफेंस कंप्लीट हो गया है। अब थेफ्ट का ऑफेंस कंप्लीट हो गया है तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? उसका कॉन्सिक्वेंस बताया गया है सेक्शन 379 के अंदर। इसमें पनिशमेंट होता है। पनिशमेंट भी बड़ा बच्चे सोचने वाला है, इस पे अगर आप विचार करो तो काफी विचारीय है ये भी। थेफ्ट का जो पनिशमेंट है वो, अगर मैं इम्प्रिजनमेंट की बात करूं तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जो पॉसिबल है वो है 3 साल का, अप टू 3 इयर्स। और वो रिगरस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। पर बच्चे यहाँ पे थेफ्ट में इम्प्रिजनमेंट इज नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। जरूरी नहीं है कि आपको जेल जाना ही पड़े, केवल फाइन लगा के भी छोड़ा जा सकता है, विद फाइन भी छोड़ा जा सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो देख रहे हो आप,
काफी ब्रॉड रेंज है, कहां 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, कहां केवल फाइन बच्चे, या फिर दोनों। और एक और बात है, एक और बात अगर आप सोचने वाली सोचो, देखो हर एक थेफ्ट बच्चे एक जैसा तो नहीं होता ना। अब हो सकता है कोई एक पेन भी चुरा ले जिसकी वैल्यू शायद 5 रुपए की हो, और हो सकता है कि कोई व्यक्ति 50 करोड़ का बैग चुरा ले, हैं तो दोनों थेफ्ट ही। और जैसा हम देख पा रहे हैं, सजा का कोई रिलेशनशिप नहीं है विद द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जिसको चुराया गया है। तो एक पेन चुराने वाले व्यक्ति को भी इन्हीं में से कोई सजा मिलेगी, और एक 50 करोड़ का बैग चुराने वाले व्यक्ति को भी इन्हीं में से कोई सजा मिलेगी। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी नीड टू, यू नो, so the value of the property has no relationship with the punishment। हाँ, इस रेंज के अंदर जज साहब कर सकते हैं कि भाई ज्यादा वैल्यू है तो जेल भेज दें, 3 साल तक भेज दें, पर उससे ज्यादा क्या ही कर लेंगे, मैक्सिमम देंगे तो इन्हीं में से ना कोई ऑफेंस। तो एक एक्यूज जो छोटी सी प्रॉपर्टी चुरा रहा है और कोई बहुत बड़ी चुरा रहा है, दोनों एक ही पायदान पे खड़े हैं, कुछ बहुत ज्यादा फर्क तो है नहीं। इससे बच्चे एक और बात निकल के आती है, इनफैक्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या थेफ्ट के अपराध के लिए प्रॉपर्टी का वैल्यूएबल होना जरूरी है। और इसको ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं, डज द प्रॉपर्टी हैज टू बी ऑफ एनी वैल्यू इन द आईज ऑफ द लॉ। वैल्यू का मतलब क्या, उसका कुछ कहने का मतलब है ना कि क्या उसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कोई पेन है 5 रुपए, उसकी वैल्यू है, कोई मोबाइल है तो 20,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल उसकी वैल्यू है। सो इज इट नेसेसरी, क्योंकि अगर बच्चे हम प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, चाहे मूवेबल चाहे इमूवेबल, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में इस रिक्वायरमेंट को स्पेसिफिकली नहीं डाला गया है कि प्रॉपर्टी केवल वही चीज हो सकती है जिसकी वैल्यू है। आमतौर पर होगी, 99.99 में होगी, हर एक चीज की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती ही है। मानो मैं एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, मानो एक फ्लास्क है, मानो एक बर्तन है, उस बर्तन में मेरे दादाजी की अस्थियां हैं। अब वो बर्तन है, मूवेबल है, उसमें अस्थियां हैं, अगेन मूवेबल है। अब उस अस्थियों को मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कौन लेगा उससे। तो क्या अगर उन अस्थियों को कोई चुरा ले, उन अस्थियों के रिलेशन में उन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर ले जो अभी हमने 378 के अंदर पढ़ी, क्या वो थेफ्ट होगा। तो अगर हम सेक्शन 378 को पढ़ें इन इट्स राइट कॉन्टेक्स्ट, तो वो थेफ्ट है, थेफ्ट होना चाहिए। नॉट बिकॉज कि उस लोटे की कुछ वैल्यू होगी, बिकॉज क्योंकि थेफ्ट के अंदर ऐसा कहीं रिक्वायर्ड नहीं है कि प्रॉपर्टी वैल्यूएबल होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कुछ भी नहीं। ऐसा होता तो वो लिख देते उसको। तो प्रॉपर्टी शब्द में ही जो वैल्यू का थोड़ा बहुत इंप्रेशन आ रहा है वही आ रहा है, उसके बाहर अलग से थेफ्ट की डेफिनेशन के अंदर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है that the property has to be valuable। so even a thing which has emotional value, जैसे दादाजी की अस्थियां मेरे लिए इमोशनल वैल्यू है उनकी, पर अगर वो मूवेबल नेचर की है तो वो सब्जेक्ट मैटर हो सकती है थेफ्ट का, कोई परेशानी नहीं है, राइट। तो इस तरीके का सिनेरियो, इस तरीके की सिचुएशन बनती है, ठीक है। तो इन सारी बातों को आप याद रख सकते हो। अब क्या है, ये जो हमने पढ़ा सेक्शन 379 में, जो हमने पनिशमेंट अभी पढ़ा थेफ्ट का, वो नॉर्मल परिस्थितियां हैं, मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अगर वो 5 रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही हैं तो आपको 379 के अंदर 3 साल तक का इंप्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों लगेगा। सेक्शन 380 से शुरुआत होती है थेफ्ट के ही रिलेशन में
कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस की, मतलब ऐसे सिचुएशंस जहां पर जो सेक्शन 378 के अंदर 5 रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो सेटिस्फाई हो ही रही हैं, मतलब थेफ्ट तो है ही, उसके साथ कुछ एडिशनल सर्कमस्टांसेस भी ऐड हो रही हैं। तो उनकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वो ऑफेंस है ना थेफ्ट का, उसकी कल्पेबिलिटी बढ़ जा रही है, वो सीरियस हो जा रहा है, हाइटन हो जा रहा है। इसलिए उनके बारे में अलग अलग सेक्शनों में अलग अलग सजाएं बता रखी हैं। है अपराध थेफ्ट का ही, ऑफेंस थेफ्ट का ही हो रहा है, इट इज जस्ट कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ सेपरेट पनिशमेंट। उसकी पनिशमेंट 379 के अंदर नहीं, इन अलग अलग सेक्शंस के अंदर दे रहे हैं। इसके बारे में जो सबसे पहला सेक्शन है वो है सेक्शन 380। यहां पे बच्चे थेफ्ट ही है, थेफ्ट का मतलब 378 ही सेटिस्फाई हो रहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, इंटेंशन टू एक्ट डिसऑनेस्टली है, आउट ऑफ द पोजेशन लेके जाया जा रहा है, वही सारी चीजें हैं, कुछ भी अलग नहीं है, बस एक एडिशनल सर्कमस्टांस है। और वो एडिशनल सर्कमस्टांस क्या है कि वो जो थेफ्ट हो रहा है ना, वो किसी बिल्डिंग में हो रहा है, बिल्डिंग मतलब जैसे आजकल की जो मॉडर्न बिल्डिंग्स होती हैं, किसी टेंट में हो रहा है, या किसी भी वेसल में हो रहा है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए। ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए मतलब जहां पर इंसान रहते हैं। अगर थेफ्ट किसी बिल्डिंग में, किसी टेंट में या किसी वेसल में जहां पे इंसान रहते हैं वहां पे किया जा रहा है, तो वो सेक्शन 380 के अंदर पनिश होगा, ना कि 379 के अंदर। या फिर थेफ्ट किया जा रहा है किसी बिल्डिंग में, किसी टेंट में या वेसल में जिसका इस्तेमाल मनुष्यों के रहने के लिए नहीं बल्कि किसी प्रॉपर्टी के, किसी प्रॉपर्टी के कस्टडी के लिए किया जा रहा है। मानो कोई गोडाउन है जिसमें सामान रखा जा रहा है, तो अगर ऐसी जगह पर आप थेफ्ट कर रहे हो, देन अगेन इट इज दी सेक्शन 380 जिसके अंदर आपको पनिशमेंट मिलेगा, ना कि 379 के अंदर। तो ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसे टेंट्स या ऐसे वेसल्स जो या तो ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज होते हैं या फिर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए यूज होते हैं, इन दोनों ही जगह अगर आप थेफ्ट करते हो, मतलब सेक्शन 378 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हो, तो जो आपको इंप्रिजनमेंट मिलेगा ना, वो इंप्रिजनमेंट बच्चे 7 साल तक का हो सकता है। नॉर्मल सिचुएशन में क्या था, 3 साल तक का इंप्रिजनमेंट था मैक्सिमम। यहां पे इंप्रिजनमेंट 7 साल तक का हो सकता है, मतलब दुगने से भी 1 साल ज्यादा। और वहां पे फाइन ऑप्शनल था, मतलब ऐसा भी हो सकता था कि इंप्रिजनमेंट हो जाए केवल, ऐसा भी हो सकता था कि केवल फाइन लग जाए, दोनों भी हो सकते थे। यहां पे बच्चे इंप्रिजनमेंट तो होगा ही 7 साल तक का, साथ के साथ फाइन भी लगाना मैंडेटरी है, मतलब फाइन भी लगेगा ही लगेगा, मतलब आप जेल भी पक्का जाओगे ही जाओगे और फाइन भी पक्का पाओगे ही पाओगे। हाँ, ये बात सही है कि इंप्रिजनमेंट दोनों में से किसी भी टाइप का हो सकता है, रिगोरस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, वही सिचुएशन 379 की भी अंदर है। तो ओनली फॉर वन एडिशनल सर्कमस्टांस, कि वो जो चोरी हो रही है, कि वो जो थेफ्ट हो रहा है, कि वो जो 378 की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, वो हो रही है किसी बिल्डिंग, किसी टेंट, किसी वेसल के रिलेशन में, जो ह्यूमन डलिंग या फिर किसी कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ह्यूमन डलिंग तो बच्चे आपको पता है, किसी घर में चोरी हो रही है फॉर एग्जाम्पल, या किसी मानो कोई झुग्गी है, किसी झुग्गी में चोरी हो रही है, या फिर किसी व्यक्ति का कोई मूविंग ट्रक्स होते हैं ना, वो कौन सी स्वदेश पिक्चर में वो शाहरुख खान जैसे ट्रक में रहता था, उसमें चोरी हो रही है। ठीक है, कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, गोडाउन है, किसी भी शॉप का गोडाउन है, वहां पे चोरी हो रही है, कोई कोल्ड स्टोरेज है, वहां पे चोरी हो रही है। तो दीज आर दी सर्कमस्टांसेस जिसकी पनिशमेंट 380 के अंदर मिलती है, ना कि 379 के अंदर। अब आप देख रहे हो कि जो 379 के अंदर जो थेफ्ट का अपराध, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार ये तो मामूली सा अपराध है, कुछ मामूली सी, देखो यार चोरी ज्यादातर घर में ही होती है, या फिर ऐसी जगह पे होती है जहां पे प्रॉपर्टी पाई जाए। तो ऐसे सिनेरियोज में वो ऑफेंस सीरियस हो जाता है। बच्चे 7 साल तक की सजा, वो एक सीरियस अपराध है।
एनीथिंग दैट गोज अबव 2 years में तो उसको सीरियस मानता हूं, बट फिर भी 7 साल तो एक अच्छा खासा टाइम है बच्चे, अच्छा खासा टाइम है। ठीक है, अगला जो स्पेशल सर्कमस्टांस है वो है सेक्शन 381 के अंदर। ये और ज्यादा सीरियस है। वहां पे जो हमने 380 पढ़ा, वहां पे क्या स्पेशल सर्कमस्टांस हो रहा था कि चोरी जहां से हो रही है, सो द प्लेस वेयर द थेफ्ट इज बीइंग कमिटेड, उसकी वजह से वो स्पेशल नेचर का हो रहा था, इसकी वजह से उसको हम सजा दे रहे थे। सेक्शन 381 के अंदर चोरी होने वाली जगह मैटर नहीं करती कि वो ह्यूमन डिवेलिंग की जगह से हो रही है या कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी वाली जगह से हो रही है। यहां पे मैटर करती हैं दो चीजें, चोरी कौन कर रहा है और चोरी किससे कर रहा है। कहां से नहीं, किस से कर रहा है। चोरी कौन कर रहा है और किसकी चोरी कर रहा है, ऐसे बोल लो। तो अगर चोरी करने वाला बंदा क्लर्क है या फिर नौकर है, सर्वेंट है, और वो जो चोरी कर रहा है वो अपने ही मालिक के कब्जे से कर रहा है, अपने ही मालिक के कब्जे से किसी प्रॉपर्टी को चोरी कर रहा है, अगर ये सिचुएशन है, कर वही सारी चीजें रहा है जो हमने 378 के अंदर पढ़ी, वही डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवमेंट, एवरीथिंग, करने वाला व्यक्ति क्लर्क या सर्वेंट है, और वो जिस प्रॉपर्टी के रिलेशन में थेफ्ट कर रहा है वो प्रॉपर्टी उसके मास्टर के पोजेशन में है, मालिक के पोजेशन में। अब उसका मालिक उस प्रॉपर्टी का मालिक है या नहीं ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि वो प्रॉपर्टी उसके मालिक के पोजेशन में, और वो जो चुरा रहा है वो उसके मालिक के पोजेशन से चुरा रहा है। तो अगर कोई नौकर फॉर एग्जाम्पल अपने मालिक की घड़ी चुरा ले जो उसके मालिक ने अभी उतार के टेबल पे रखी, ये सेक्शन है। और अगर मानो वो घड़ी उसके दोस्त की भी है, मालिक के दोस्त की है, वो मांग के लाया था एक दिन के लिए, तो भी यही सेक्शन है, क्योंकि ओनरशिप डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि मालिक की पोजेशन से चोरी करी है किसी क्लर्क ने और सर्वेंट ने। जहां तक रही बात क्लर्क और सर्वेंट की, ये कौन होते हैं, बहुत ब्रॉड है बच्चे। सर्वेंट तो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, इसमें तो हर कोई व्यक्ति जो एम्प्लॉयड है अंडर अ पर्टिकुलर पर्सन वो उस कैटेगरी में गिर सकता है। तो सर्वेंट का मतलब आप यही मत समझना कि केवल झाड़ू पोंछे वाला या कुक ही सर्वेंट होता है। एनी पर्सन हु डज एनीथिंग फॉर द अदर पर्सन इन रिटर्न ऑफ अ कंसीडरेशन, वो सर्वेंट की डेफिनेशन में क्लर्क कर सकता है। क्लर्क थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है, ये ज्यादातर बिजनेस ओरिएंटेड है। यहाँ पे एहसास ऐसा होता है कि कोई दुकान है या फिर कोई कंपनी है, ऐसे सिनेरियोज में अगर कोई व्यक्ति जिसपे जिम्मेदारी है हिसाब किताब रखने की, वो चोरी कर रहा है, तो अगर ऐसा हो रहा है कि क्लर्क या सर्वेंट चोरी कर रहा है और ऐसी चीज की चोरी कर रहा है जो उसके मास्टर की पोजीशन में है, तो उसको जो सजा मिलेगी वो जो सजा है वो बच्चे 7 साल तक की हो सकती है। वही वाली बात कि जो 3 साल तक थी 379 के अंदर, वही 7 साल तक जा सकती है, और सेम 380 की तरह ही यहाँ पे फाइन भी लगेगा। तो अप टू 7 years प्लस फाइन। तो जो ड्वेलिंग हाउस वाली सर्कमस्टांस थी जो उसमें पनिशमेंट था, वही पनिशमेंट इस क्लर्क और इस सर्वेंट के लिए है। पर बच्चे वो ड्वेलिंग हाउस वाला का लॉजिक तो मेरे को समझ में आता है, आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि भाई कोई रह रहा है कहीं पर, कोई इंसान रह रहा है, आप वहीं से चोरी कर रहे हो तो गलत है, क्योंकि उनके लिए भी खतरा बनता है। ऐसे कोई आज कोई प्रॉपर्टी अगर कस्टडी के लिए किसी जगह पर रखी हुई है, वहां से आप चीजों को चुरा रहे हैं, तो अगेन वो ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल हो सकती हैं चीजें। दैट इज द रीजन कि हम बड़ा पनिशमेंट दे रहे हैं। पर यहां पर क्या वजह है, हम क्लर्क और सर्वेंट को क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं, और किसी व्यक्ति जो चोरी कर रहा है उसके क्लर्क और सर्वेंट होने की वजह से उसकी सजा दोगुनी से भी 1 साल ज्यादा क्यों बढ़ जा रही है। इसका लॉजिक क्या है, इसके लॉजिक है क्योंकि ये जो चोरी करने वाले लोग हैं ये भरोसे के लोग हैं, जिनसे उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा करेंगे। तो ऐसे लोग चोरी तो करते ही हैं, पर चोरी के साथ साथ भरोसा भी तोड़ते हैं जब वो चोरी करते हैं।
फॉर दैट रीजन, बिकॉज इट इज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम। कोई बाहर का बंदा चोरी करे तो वो केवल अपराधी है, और अगर घर का बंदा चोरी करे तो अपराधी भी है, गद्दार भी है, समथिंग लाइक दैट। सो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि खुद का ही आदमी ऐसा करेगा, फॉर दैट रीजन वी हैव दिस स्पेसिफिक क्लॉज कि हम उसको अलग से पनिशमेंट दे रहे हैं। और जो आखिरी आखिरी स्पेशल सर्कमस्टांस है थेफ्ट के बारे में, दैट इज सेक्शन 382। ये थोड़ा सा सीरियस है। यहां पे ये मैटर नहीं कर रहा कि चोरी कहां से हो रही है, जैसे 380 में कर रहा था कि डोएलिंग हाउस। यहां पे बच्चे ये भी मैटर नहीं कर रहा कि चोरी कर कौन रहा है, कि वो क्लर्क कर रहा है या सर्वेंट कर रहा है 381 की तरह। यहां पे मैटर कर रही हैं उस चोरी होने की सर्कमस्टांसेस, जो इन एंड अराउंड सर्कमस्टांसेस है ना उस थेफ्ट की, वो उसको सीरियस बना रही हैं। कैसे? अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है इस तैयारी के साथ, प्रिपरेशन शब्द लिखा हुआ है बच्चे ध्यान रखना, इस तैयारी के साथ कि अगर जरूरत पड़े तो वो किसी की मृत्यु तक कर सकता है या किसी को चोट तक पहुंचा सकता है या किसी को रेस्ट्रेंट तक कॉज कर सकता है। रेस्ट्रेंट मतलब वो अनलॉफुल रेस्ट्रेंट, मैंने पढ़ाया था ना आपको। अनलॉफुल रेस्ट्रेंट मतलब किसी को अपने कंट्रोल में कर देना, उसको मूव ना होने देना फ्रीली, या फिर किसी के दिमाग में भय क्रिएट कर सकता है कि उसको मार दिया जाएगा या उसको चोट पहुंचा दी जाएगी या उसको रेस्ट्रेन कर लिया जाएगा। कहने का मतलब है जो चोरी हो रही है, जो चोरी करने वाला व्यक्ति है, वो इस तैयारी के साथ चोरी कर रहा है कि वो जरूरत आन पर मृत्यु कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है या रेस्ट्रेन कर सकता है। ये उसकी कैपेसिटी है कि वो ऐसा कर सकता है, ऐसी उसने तैयारी करी है। या फिर जिस सर्कमस्टांसेस में वो चोरी कर रहा है उससे ऐसा भय क्रिएट हो रहा है दूसरे व्यक्ति के दिमाग में कि उसकी मृत्यु हो सकती है, उसको चोट पहुंच सकती है या उसको रेस्ट्रेंड हो सकती है। भय क्रिएट कर रहा है दूसरे व्यक्ति के दिमाग में। और ये जो डेथ हर्ट और रेस्ट्रेंड वाली सिचुएशन है, ये चोरी करने के लिए भी हो सकती है, चोरी करके भागने के लिए भी हो सकती है, जो सामान चुराया है उसको सिक्योर करने के लिए भी हो सकती है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो तैयारी है मृत्यु करने की या फिर चोट पहुंचाने की या रेस्ट्रेन करने की या ऐसा भय क्रिएट करना, ये चोरी करने के लिए भी हो सकता है कि कोई इंटरफेयर ना करे, कि इंटरफेयर करेंगे तो मार देंगे, इंटरफेयर करोगे तो चोट पहुंचा देंगे, इंटरफेयर करोगे तो रेस्ट्रेन करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि चोरी हो गई, भाग रहे हैं, उस समय पे ऐसा भय क्रिएट कर रहे हैं या इन सर्कमस्टांसेस में आ रहे हैं कि अगर रोका तो मार देंगे, रोका तो चोट पहुंचा देंगे, रोका तो रेस्ट्रेन कर लेंगे। या फिर वो जो प्रॉपर्टी आपने चुराई उसको सिक्योर करने के लिए कि अगर इस प्रॉपर्टी को वापस लेने की कोशिश करी तो मार देंगे, तो चोट पहुंचा देंगे, तो रेस्ट्रेन कर लेंगे। इन तीनों में से किसी भी सर्कमस्टांस के बारे में, चोरी करने के बारे में, चोरी करके भागने के बारे में और उस चोरी के सामान को सिक्योर करने के बारे में, अगर प्रिपरेशन है, अगर प्रिपरेशन है डेथ के रिलेशन में, हार्ट के रिलेशन में या रेस्ट्रेंट के रिलेशन में, या फिर फियर क्रिएट हो रहा है डेथ का, हार्ट का या रेस्ट्रेंट का। अब फियर के पीछे जरूरी नहीं है कि इतनी प्रिपरेशन हो, पर वो जो एक्ट्स हैं उनसे अगर ऐसा फियर हो रहा है क्रिएट, इतना काफी है। जैसे प्रिपरेशन का मैं एग्जांपल दूं, कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है और उसके पास बंदूक है, उसने यहाँ पे बंदूक लगा रखी है या कंधे पे बंदूक लटका रखी है, तो ये माना जा सकता है कि वो प्रिपेयर्ड है उस चोरी को पूरा करने के लिए, किसी की डेथ करने के लिए, किसी को चोट पहुंचाने के लिए, किसी को रेस्ट्रेन करने के लिए, या फिर भागने के लिए, या फिर उस सामान को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, अब मानो उसने बंदूक लटका रखी है, वो बंदूक खाली है, उसके पास कारतूस नहीं है, तो केपेबल नहीं है डेथ करने के लिए, हर्ट करने के लिए, रेस्ट्रेन करने के लिए। पर उसका बंदूक को लटकाना अपने कंधे पर वो सफिशिएंट फियर क्रिएट करेगा दूसरे पार्टी के फेवर में
कि भाई अगर मैंने रोका तो मेरी डेथ हो सकती है, हर्ट हो सकती है, रेस्टेंट हो सकती है। तो इट इज नॉट द कैपेसिटी फियर वाली सिचुएशन में, इट इज द इंप्रेशन दैट इज कमिंग आउट ऑफ योर एक्ट्स। जो इंप्रेशन निकल के आ रहा है कि दूसरे व्यक्ति के दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर उसका प्रभाव फियर क्रिएट करना है, डेथ का, हर्ट का, रेस्टेंट का, तो आप इस सेक्शन के अंदर कवर होगे। या फिर फियर भले ही क्रिएट नहीं हो रहा पर आप प्रिपेयर हो, दोनों अलग चीजें हैं। प्रिपरेशन अलग है, फियर अलग है। प्रिपरेशन डिपेंड करती है फैक्ट्स पे कि आप तैयारी से आए हो, आपके पास हथियार है। फियर डिपेंड करता है आपके एक्ट्स के इंप्रेशन से, फैक्ट से नहीं। जैसे भले ही एक बंदूक खाली है तो आप फैक्चुअली केपेबल नहीं हो, पर वो इंप्रेशन क्रिएट करेगा फियर का। तो इन दोनों में से अगर कोई भी परिस्थिति बनती है तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहली बात तो ये कि जो इम्प्रिजनमेंट मिलेगा वो रिगोरस ही मिलेगा। जैसे सेक्शन 379 में, 380 में, 381 में, इट कुड बी रिगोरस और सिंपल, दोनों में से कोई भी। यहां पे केवल और केवल रिगोरस ही मिलेगा। और यहां पे जो ये इम्प्रिजनमेंट होगा रिगोरस, इट कैन एक्सटेंड अप टू बच्चे 10 साल। 10 साल तक। कहां 379 में केवल 3 साल, 80 और 81 में 7 साल, और यहाँ पे 10 साल, और साथ के साथ फाइन भी लगेगा। सो इट इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years, अप टू 10 years, एंड दैट हैज टू बी रिगरस प्लस फाइन। तो कंपैरेटिवली बहुत सीरियस ऑफेंस है। बच्चे हम लोग तो एक सेकंड में पड़ जाते हैं रिगरस और सिंपल, पर जो सजा काटता है ना रिगरस, उसकी उसी को पता है कि इस एक शब्द से उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट में बच्चे बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत कठिन होता है रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। ठीक है। सो दिस इज द एंटायर सिनेरियो जो हमारे ये थेफ्ट के टॉपिक से निकल के आता है। एक बार रिवाइज कर देता हूं, कंक्लूड कर देता हूं। इन सेक्शन 378 वी हैव गॉट द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, जहां पे 5 रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको जो बताई थी वो हैं। सेक्शन 379 के अंदर सिंपल थेफ्ट की पनिशमेंट है। सिंपल थेफ्ट मतलब ऐसी परिस्थिति जहां पे केवल वो 5 रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही हैं, कोई भी एडिशनल स्पेशल सर्कमस्टांस नहीं है। वहां पे 3 साल तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों है। 380 के अंदर एक स्पेशल सर्कमस्टांस ऐड हो जा रही है उन 5 फैक्ट्स, उन 5 रिक्वायरमेंट्स के अलावा। वो ये है कि वो जो थेफ्ट है वो ड्वेलिंग हाउस में या फिर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी वाली जगह पर हो रहा है, जिसकी वजह से पनिशमेंट अप टू 10 years है प्लस फाइन है। ठीक है। 381 के भी अंदर अलग स्पेशल सर्कमस्टांस ऐड हो जा रही है कि वो जो एक्ट्स हैं जिनको हमने 378 के अंदर पढ़ा है, वो जो 378 की रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने वाला व्यक्ति सर्वेंट है या क्लर्क है, और जिस प्रॉपर्टी के रिलेशन में वो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है वो उसके मास्टर के ही पोजेशन में जो प्रॉपर्टी है उसी के खिलाफ कर रहा है। तो वो एक स्पेशल सर्कमस्टांस में जिसमें अगेन इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years है, अप टू 7 years है, प्लस फाइन है। और इम्प्रिजनमेंट दोनों ही जगह, 80 में भी और 81 में भी, रिगरस भी हो सकती है, सिंपल में भी हो सकती है। और फाइनली जो सेक्शन 382 है ये कंपैरेटिवली सीरियस है। यहाँ पे ये जो थेफ्ट हो रहा है, मतलब वो जो 5 रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं 378 की, उसकी जो सर्कमस्टांसेस हैं वो ऐसी हैं, या तो वो बंदा प्रिपेयर्ड है, जो सेक्शन 378 की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है वो प्रिपेयर्ड है अपने थेफ्ट को पूरा करने के लिए, अपने एम को पूरा करने के लिए, या भागने के लिए, या प्रॉपर्टी को कंजर्व करने के लिए, डेथ करने के लिए, हर्ट करने के लिए, या रेस्टिंग करने के लिए। या फिर जिन सर्कमस्टांसेस में वो कर रहा है ऐसा ऐसा फियर क्रिएट हो रहा है कि वो चोरी करने के लिए, भागने के लिए, प्रॉपर्टी को कंजर्व करने के लिए क्या करेगा, डेथ करेगा, हर्ट करेगा या रेस्टिंग करेगा। दोनों सर्कमस्टांसेस में जो इम्प्रिजनमेंट है वो केवल और केवल रिगरस होगी। इट कैन एक्सटेंड अप टू 10 years प्लस फाइन। सो दिस इज द एंटायर चैप्टर ऑफ थेफ्ट। ठीक है। अब मुझे आप जल्दी से बता दो सभी लोग, आर वी ऑल क्लियर थेफ्ट के बारे में? सभी को समझ में आ गया है? जल्दी से बताएंगे बच्चे फटाफट से। आर वी ऑल गुड? सिंपल है, मजा आया होगा उम्मीद है मुझे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम 9 बजे वाली क्लास में पढ़ेंगे वो होगा बच्चे एक्सटॉर्शन का। ठीक है। एक्सटॉर्शन कंपैरेटिवली इजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप सभी लोग 9 बजे आ जाइएगा, 9 बजे एक्सटॉर्शन के कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे। ठीक है। बाय बाय।